Question is 59. First, who discovered cell? Sir, Robert Hooke discovered cell in 1665 or honeycomb-like structure in a tree. in a tree core. Discovered cell by his own made Primitive microscope. primitive microscope. एक कॉर्ड सेल ना, Yes, sir. So honeycomb-like structure. हाँ तो वो बस इतना ही पूछा है कैसे. Now why the cell is called structural and functional unit of life? Because it is the smallest living unit of life. Sir, cells are called structural and functional unit of life because all the organisms are made up of cells and they help all the organisms to function. ठीक है. Cell is called structural unit of life as all organisms, सारे organisms are made up of cell only. और चाहे मल्टी सेलुलर हो, हम सब भी तो सेल से बने हैं. ऑर्गेनिजम्स जैसे इस कमरे की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? Sir, big ब्रिक. वैसे हम लोगों की स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है, हम सब सेल से बने हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल ओनली. ठीक है. एंड सेल इज कॉल्ड, क्यों इसे फंक्शनल यूनिट कहा जाता है? Sir, because it is the smallest. एज ऑल जो भी लिविंग एक्टिविटीज है वो सब सेल में भी परफॉर्म की जाती हैं. ठीक है कि नहीं? सो इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है. ठीक है. As all life processes, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, कुछ भी जो हम सब में होते हैं, Sir, वहाँ first वाले कौन में कौन से प्रोसेस? क्या हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं? Yes, sir. सेल भी खाना खाती है. लाइफ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं क्या? yes, sir. ग्रोथ करते हैं क्या? बोलो. हम्म. रिप्रोडक्शन करते हैं क्या? सेल भी एक से दो में डिवाइड होती है. रिप्रोडक्शन. और एक्सक्रीशन करते हैं क्या? हमारी बॉडी का जो वेस्ट पार्ट है वो हटा देते हैं, ऐसे सेल में भी निकाला जाता है. तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन. और इसी तरीके से लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना. खैर प्लांट नहीं करते, कोई बात नहीं. एंड एक्सक्रीशन, ये सभी चीजें कौन करता है? Cell. All life processes are also performed by cell. इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? All life activities are performed by cell. समझ में आई बात की नहीं? जितनी भी Sir, the activities first question का आंसर है in cork cell होगा. in cork. ठीक है. cork of tree. तो उसमें उन्होंने देखा. अब आगे देखिए. नेक्स्ट इज इन मल्टी सेलुलर व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ लिवर? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये अपनी तरफ से क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय, सबसे पहली बात है व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? आल्सो explain division of labor. All multicellular organisms are
ये सब किसके बने होते हैं बोलो? मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। क्या ये बात आपको पता है कि ये अमीबा है? तो अर्पिता ये बात पता है कि बाहर इसके पानी है, ये पानी में तो रहते हैं, गंदे पानी में। Yes, sir. तो अगर इसके बाहर ऑक्सीजन बहुत है तो और अंदर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि जब भी वो क्या करेगा ग्लूकोज को तोड़ेगा, तो ग्लूकोज को तोड़ेगा तो सारा ऑक्सीजन यूज कर लेगा। बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर CO2, तो ऑक्सीजन इसके अंदर कैसे जाती है? सेल मेम्ब्रेन के सब थ्रू। foods रोस्ट होते हैं, न्यूक्लियर फूड्स। सर सेल मेम्ब्रेन। क्या ये डिफ्यूजन से जा सकती है? नहीं, जब हायर हाँ, हाँ, कंसंट्रेशन बाहर है तो ये मतलब ये किससे जाती है? Higher- डिफ्यूजन से। और CO2 बाहर कैसे आती है? क्योंकि अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा तो बाहर आ जाती है। तो इसमें Diffusion एक्सक्रीशन से। किसकी वजह से हो रहा है? डिफ्यूजन की वजह से। मान लीजिए अगर हमारे हाथ में ऑक्सीजन रख दी जाए तो हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन कितने साल बाद पहुंचेगी? ये सही बता रहे हैं, 2.5 साल। क्योंकि वी आर मल्टी सेलुलर एंड ऑल द सेल्स आर नॉट इन इमीडिएट कॉन्टेक्ट विद एटमॉस्फेयर। जब बहुत सारी सेल्स हों तो क्या हमारी सारी बॉडी की सेल्स को यहाँ ऑक्सीजन रख दो बाहर तो सबको मिल जाएगी ऑक्सीजन? क्योंकि एक से दूसरे में जाएगी, दूसरे से तीसरे में, तब तक तो सालों लग जाएंगे, बिकॉज इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। तो इसलिए जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से कहते हैं हम डिफ्यूजन के भरोसे नहीं रह सकते, वो तो ले रहा अकेला अकेला खा रहा है, पी रहा है, मजे में रह रहा है। और जहाँ पूरा परिवार हो तो पूरे परिवार एक साथ खा पी सकते हैं। बोलेंगे तुम भाजी लाओ, तुम ऐसा करो, तुम सामान लाया करो और तुम कचरा फेंकने जाया करो, तो वहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि ठीक है आज हमारा पेट खराब है, आँख तुम खाना खाओ, चलो आँख खाओ खाना, तो खा लेगी आँख तुम्हारा खाना। उसमें डाइजेस्टिव कुछ है नहीं है, उसका काम देखना है। उसका काम है इट शुड लोकेट द फूड, दिस legs should locomote up to the food, hands should grab the food, mouth should इसको ingest करे, and in this way the stomach should digest। क्या ये division of labor नहीं है? इस सब चीज अपना अपना काम कर रही है। Why it is so? It is so because every cell is not in immediate contact with atmosphere। हम डिफ्यूजन के भरोसे रहे तो 2.5 साल में तो मर जाएंगे। सोचो पैर में ऑक्सीजन में डाल दें और फिर धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे, तो 2.5 साल तक जिंदा रहोगे। वहाँ से एक सेल में ऑक्सीजन आएगी, फिर दूसरे में जाएगी, यहाँ तक पहुँचने में 2.5 साल। सो इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। तो इसलिए हम लोगों में किस लेवल का ऑर्गेनिज्म है? टिश्यू लेवल। ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ इकट्ठी हो गई, उन्होंने कहा तुम देखने का काम करो, तो ये आई टिश्यू है, ऑप्टिक टिश्यू, ऑप्टिक नर्व। कुछ ऐसा है कि स्मेल करो खाना ठीक है कि नहीं, तो ये दूसरा वो है। साउंड करो कि तुम खतरे में तो नहीं हो, भाग जाना, तो वो दूसरा टिश्यू है। टेस्ट बड्स हैं, वो अलग है। तो इस तरीके से हम लोगों में डिवीजन ऑफ लेबर है। क्या एक सेल का काम दूसरा कोई देख कर सकता है? ऐसे आँख छिपा लो कर दो, देखो जल्दी पीछे खरगोश आ रहा है, हाथ से कहो तो देख लेगा क्या ये? नहीं। सो डिफरेंट सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्शंस, ठीक है। एंड इज देयर स्ट्रक्चर आल्सो डिफरेंट? क्या आपने ह्यूमन सेल पढ़ा है? Yes, ह्यूमन sir. सेल के पिक्चर देखे हैं? तो जो एग सेल है उसका काम क्या नर्व सेल कर लेगी? या नर्व सेल का काम जो ताकत का काम है वो एग सेल कर लेगा क्या? नहीं कर सकता। ब्लड सेल के डिफरेंट काम है जगहों तक चीज़ों को पहुंचाना, ठीक है। तो इस तरीके से व्हाट इज टिश्यू? A group of cells which perform a different kind of work. हाँ, विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। उसे एक टिश्यू कहेंगे और जो दूसरा काम कर उसे दूसरी टिश्यू कहेंगे। समझ आया? सो इन ऑल मल्टी सेलुलर, ठीक है, हियर ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शंस, अलग अलग, ठीक है। सो डिफरेंट देयर ऑल सेल्स हैविंग, जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो, क्या वो एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं? Yes, sir. सिमिलर स्ट्रक्चर, Then lifetime का मतलब बोलो क्या वो ग्रुप हो जाती हैं, ग्रुप टुगेदर एंड परफॉर्म, और क्या करती हैं? अलग-अलग activities. परफॉर्म या अंडरटेक। जैसे आप अपने घर में कहो नहीं आज मम्मी ये दिवाली है, मैं दिया सजाने और रंगोली का काम करूंगी, तीसरा काम हमसे मत कहना। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ये नहीं बोलोगे कि मैं लाई खरीदने जाऊँ ये मुरमुरा, नहीं, हम तीसरा काम नहीं करेंगे दूसरे को। तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब
वो करती हैं। दिस इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? टिश्यू। बोलो बात समझ में आई? एग्जाम्पल क्या है? मस्कुलर टिश्यू हो सकता है, ऑप्टिक नर्व हो सकता है, ऑप्टिक टिश्यू आंखों की टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। सर डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है? डेफिनेशन। That is spontaneous movement of substance from higher concentration to lower concentration on their own is called diffusion। लिख लो, इस चैप्टर में डिफ्यूजन का काम आएगा। डिफ्यूजन क्या है बताइए? स्पॉन्टेनियस, कुछ भी चीज है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, स्पॉन्टेनियस movement of particles Movement from of higher concentration to lower particles from higher concentration, from higher concentration to lower concentration। वैसे स्पॉन्टेनियस का मतलब ही है अपने आप, क्या ये बात जानते हो? ऑन देयर ओन, बताइए। ऑन देयर इज कॉल्ड, उसे विसरण कहते हैं। इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मटेरियल्स आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन ओनली। यूनिसेलुलर में सब काम किससे होता है? डिफ्यूजन। वहाँ कोई अलग से कुछ नहीं है, वहाँ पर हमारे पास वो ऐसा नहीं है कि एक लंग्स दे दो जिससे मैं CO2 निकाल सकूँ। उसके पास लंग्स होगा क्या? एक सेल में कहाँ लंग्स होगा? ऐसे निकाल लेता है। तो समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर दिस इज जैसे मस्कुलर टिश्यू। अब इसके अलावा व्हेन टिश्यू फर्दर अंडरटेक, जो बहुत सारे टिश्यू, तो उसको क्या कहते हैं? टिश्यू मेक अप ऑर्गन। टिश्यू से मिलकर क्या बना है? क्या हमारी एक आंख एक ऑर्गन नहीं है? क्या हमारा लंग्स एक ऑर्गन नहीं, वो टिश्यू का ही तो बना होगा। हार्ट एक ऑर्गन है। सो टिश्यू मेक अप ऑर्गन, और ऑर्गन्स मेक अप ऑर्गन सिस्टम। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ईसोफेगस जिससे फूड पाइप, टंग, टीथ, एनस, रेक्टम, सारी चीजें हैं कि नहीं? तो टिश्यू मेकअप ऑर्गन एंड मैनी ऑर्गन्स मेकअप ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन नहीं? तो क्या चीज लिखे बताइए? टिश्यू मेक अप ऑर्गन एंड मैनी ऑर्गन। ऑर्गन का नाम जैसे एग्जांपल दो, कोई ऑर्गन। हार्ट हो सकता है, लंग्स हो सकते हैं, और मैनी ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ठीक है, टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, तो बहुत सारे ऑर्गन अगर एक साथ मिल जाए तो क्या बनाएंगे बताओ? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। वो जो हम लोग सारे डालते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन पे और लिक्विड का जो इधर से उधर होता है वो ऑस्मोसिस करते हैं। जैसे ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या ये लंग्स हैं? तो ये लंग्स हैं, इससे क्या बना? क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम? ये हार्ट है, हार्ट क्या बनाएंगे? बोलो, लंग्स हटा दिया, हार्ट से क्या होगा? क्या ब्लड पंप करेगा? तो ये क्या करेगा? ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बीच में रखा हुआ है, तो ये क्या बनाएगा? ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड को पंप करेगा। और उसके बाद बताइए ये क्या है? लीवर। लीवर क्या करता है? हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव कर देता है, जितने जहरीले पदार्थ हैं। इसमें खाना स्टोर भी रहता है, ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के तौर पर स्टोर रहता है, ये लीवर है। और इसके टोटल कितने काम हैं?
ये ठीक कह रहे हैं 42। तो जैसा कि ध्रुव ने बताया कि इसके 42 काम रहेगा कि सबसे प्राइम ऑर्गन हमारी बॉडी का हार्ट है कि लीवर। लीवर खराब हो गया, अगर हार्ट का एक काम है तो इसके लीवर के कितने काम है? उसमें भी लीवर बना हुआ है कहीं क्या? वो उसमें तो ये यही लीवर है। तो ये आप देख लो लीवर का कलर क्या है, ये किस तरीके का, वीडियो बाद में दिखा जाएगा। तो दिस इज लीवर। बात समझ में आ गई? अगर हार्ट नहीं होता तो लीवर चल जाएगा। ऐसे चलेगा नहीं, लेकिन मोस्ट क्रूशियल क्या है? है। अच्छा, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें ये क्या है? स्टमक। ठीक है, स्टमक में खाना क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। फिर ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कॉइल्ड है। इसके चारों ओर ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इस तरीके से हमारे में स्टमक, तो क्या बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं बताइए? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? सर ये ग्रीन और रेड क्या है? ये इसमें बाइल जूस के लिए बाइल डक्ट है और गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर। जिसमें से बाइल जूस निकलता है। हम पानी में जब किशमिश डालते हैं तो वो थोड़ा स्मेल ना हो जाता है। वो सब हम आगे बताएंगे अभी 5 मिनट बाद। वो ऑस्मोसिस होता है ना? हाँ, ऑस्मोसिस। समझ में आ गया? अब आप हमें बताओ ये क्या है? ये लंग्स। लंग्स। क्या बोला था? लीवर तो थोड़ा गंदा है। लीवर थोड़ी ना है, लीवर दिखाएगा। ये सर चलो, तो इस तरीके से दे टुगेदर में ऑर्गन सिस्टम। किन्हीं 3 ऑर्गन सिस्टम के नाम बताओ। बोलो। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी है। नर्वस सिस्टम। सही। तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई? डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। ऐसा क्यों होता है? तो ये बात समझ आ गई? व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? व्हाट इज, ये तो टिश्यू का क्या काम है? ठीक है, एक्सप्लेन। सिर्फ इतना ही लिखो इसमें, ज्यादा नहीं लिखो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके में पूछा जा रहा है कि बाय डिवीजन ऑफ, कहाँ पूछा है? देखो बुक में लिखा है बोल्ड लाइन में, व्हाट इज डिवीजन ऑफ हाँ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? देखो, डिवीजन ऑफ लेबर हम सब में क्यों होता है? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स all cells are not in immediate contact with the environment, so their need cannot be fulfilled by diffusion because it is a slow process. इतना repeat कर दो। All organs are not in the contact of atmosphere, so they cannot wait for diffusion because it is very slow process. थोड़ा सा और सही चाहिए बोलो। So all cells are not directly contact with the atmosphere. The diffusion is very slow process. That's why they need other things. हाँ, इसीलिए उनमें डिवीजन ऑफ लेबर है। सो लिखो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या लिखोगे? बहुकोशिकीय प्राणियों में सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती और उनमें विसरण के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, इसलिए उनमें कुछ अन्य व्यवस्था होती है जिसको हम कार्य का विभाजन कहते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश में समझ पाए हिंदी में समझ। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम लोग तो हिंदी मीडियम पढ़े, हमें इंग्लिश का भी पढ़ाई नहीं गई। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल सेल्स आर नॉट इमीडिएट। क्या आपके हार्ट के सेल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है? No, sir. ऑल सेल्स आर नॉट इन immediate contact with, किसके कांटेक्ट में नहीं है? immediate contact with environment. ठीक है, so they cannot depend on diffusion for exchange of material.
है ना? So exchange of material cannot take place by diffusion. नहीं हो पाएगा उनमें. Exchange of material in them can not take place by diffusion. क्यों नहीं हो पाएगा? ये बहुत धीमा प्रोसेस है. बिकॉज इट इज, अगर किसमें से पानी में डाल दो, घंटों लग जाते हैं पानी भरने में उसमें, कि तुरंत डालते ही अंगूर बन जाएगी. 3 घंटे तो कम से कम रखना पड़ेगा, नहीं? सो बिकॉज ओवरनाइट भी रखना पड़ सकता है. इट इज, छोले भीगने में कितना समय लग जाता है? पूरी रात. पूरी रात. स्लो प्रोसेस. तो क्या लिखें? सो डिफरेंट सेल्स, या ये कह सकते हैं कि ऑल सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल ग्रुप टुगेदर, एक साथ मिल जाते हैं जो एक जैसे सेल हैं. जैसे सारे टिश्यू, मसल सेल होती है ना, सारे मिलके मस्कुलर नहीं बना देते हैं, दिखाया था आपको. सो ऑल सेल्स ऑफ वन काइंड ग्रुप टुगेदर, इसलिए वो मिलके एक झुंड बना लेंगे, ग्रुप समूह बना लेते हैं टुगेदर, एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन. परफॉर्म अ particular kind of function. ठीक है. दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? डिवीजन ऑफ लेबर. कार्य का विभाजन हो गया. दिस इज कॉल्ड. ऐसा सबके घर में भी होता है. जैसे तुम्हें कहा जाए सौम्या पानी भरो, तो तुम बोलोगी वो तो छोटे भाई की ड्यूटी है. मैं क्यों बोलूं? दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है. तो ये इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. इट इज फॉर बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऐसा क्यों होता है? किसी को खाना देखना है, किसी को चल के जाना है, किसी को उठाना है, किसी को, सब डिवीजन ऑफ लेबर है कि नहीं? और अगर डाइजेस्ट हो गया खाना, तो उसको हर सेल तक किसे पहुंचाना है? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन पर. तो सही है. हाँ. अगर उसके दूसरे एंड पर, जैसे इस एंड पर थोड़ा सा चॉकलेट हो, तो आप उसको फिर पेट भी करेगा, नॉर्मल में नहीं भरता. जैसे खाती है ना पेट, तो कहाँ पेट भरता हो? ऐसे थोड़ा डिप कर लिया करो, डिप खाओ. एक में तो पिछले साल गया, मेरा पेन ले लिया, वो भी चला था सभी का. 5 मिनट में सब पेन दे दो और खा के, पेन नहीं लाया था वो, तो याद रखिए. ठीक है. ऐसा हुआ है 2-3 बार मेरे साथ भी. अपना पेन समझ के डाल लेती हूँ, बाद में पता चलता है कि दोनों का एटेंस होगा. नहीं सर, आपने सबसे उस दिन जो आपने डायग्राम संडे को सर जो आपने डायग्राम वाला बनवाया था, उस दिन आपको मतलब वो फ्लो चार्ट वाला होगा हमारे साथ वही. सर इतनी बात समझ में आ गई? डिवीजन ऑफ लेबर समझ में आ गया क्यों होता है? क्योंकि डिफ्यूजन नहीं हो सकता. फिर आज हम टेस्ट लेना तो फिर उसी का लेना. सबका टेस्ट लिखो. फ्लो चार्ट का. ये सौम्या सब तेज है, नंबर 1 आ जाती है हर बार. ये वाला तो याद हो गया. कौन सा वाला मुझे कोई याद नहीं हुआ. ये सब याद. चलिए ना, इतनी बात हो गई. अब हम देखेंगे कि सर अभी तक किस ने चेक किया? डिफ्यूजन समझ में आ गया. आपका ही पहले चेक हुआ, लेकिन टोटलिंग नहीं हुई. टोटलिंग नहीं हुई है. और वो एक्सपोनेंट वाले सारे सवाल तीनों गलत हैं. मुझे पता था. ठीक है. नाउ डिफ्यूजन समझ में आ गया. अब ऑस्मोसिस समझो. ठीक है. सो ऑस्मोसिस क्या है? तो ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन. That is transfer of water. Transfer of या movement of water. क्या चीज बताइए? मूवमेंट ऑफ वाटर Movement of water from
concentration to higher concentration. लिखते जाइएगा, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो फिर बाद में जब टेस्ट लेंगे फिर आप कहोगे कि सर हमने तो लिखा ही नहीं है। सो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। जो हमारी सेल है, सेल बॉडी, सेल के जो ऊपर की सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या वो सेमी परमिएबल है? सेमी परमिएबल का मतलब है आधी चीज को जो परमिट करे और आधी चीज को ना करे। सेमी का क्या मतलब होता है? हाफ। और परमिएबल का मतलब परमिट। सो आधी चीज को परमिट करती है। मान लीजिए ये सिर्फ वाटर को आने जाने देगी और बहुत कोई ये सोडियम आयंस को आने दीजिए और किसी को नहीं, प्रोटीन लिपिड को नहीं आने जाती। सो एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, किसी भी ऐसी तरीके की झिल्ली या मेम्ब्रेन which only allows certain things to pass through it and disallows other things to pass through, दूसरों को डिसअलाउ कर दे। प्रोटीन से कहने तुम नहीं आ सकते, पानी से कहे तुम आ जाओ। जैसे जेल है, जेल के दरवाजे में क्या चूहे फ्रीली आ जा सकते हैं और आदमी नहीं आ जा सकता है? तो बताओ जेल का दरवाजा चूहों के लिए मतलब ये सेमी परमेबल हुआ कि नहीं, किसी को आने दे रहा है किसी को नहीं। ऐसे इसमें भी इसके पोर्स इतने छोटे छोटे हैं कि सिर्फ वो किसको आने देंगे, वाटर को। अंदर से बाहर भी जाने देंगे, अगर ज्यादा भर गया पानी तो बाहर जाने देंगे और बाहर ज्यादा है तो अंदर आने देंगे। व्हाट डज इट मीन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? हाँ, सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन लिखा है। इससे जो बहुत जो एक्यूट विटेड, क्विक विटेड होते हैं ना, अगर पेन चबाते हैं तो उसका उनका माइंड ब्लंट हो जाता है। ये काफ़ी डेटा है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो तीक्ष्ण बुद्धि वाले या जो कटिंग एज है, एक्यूट माइंडेड पीपल है, तो पेन चबाकर धीमे हुए पाएंगे। सो सेमी परमिएबल, स्वाद तो ठीक है, स्वाद अलग बात है। देखो अभी आपको सौम्या बताएंगे सही डेफिनेशन व्हाट इज सेमी परमेबल। selectively permeable membrane which allows specific things to enter and specific things to exit. हाँ सही है, ये बहुत अच्छा बताया, वर्ड भी मैंने बता दिया। सेलेक्टिव, वो सेलेक्टिव है, जो अंदर आना जाना उसके मामले में वो बहुत चूजी है। सो सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल का ही मतलब है कि जो परमिट करे। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम क्या है? सेमी का मतलब हाफ होता है क्या? हाँ। कभी सेमी सर्कल पढ़ा है? हाफ सर्कल। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन allows certain material, जैसे एग्जांपल क्या है? वाटर और आयंस। आयंस का मतलब सोडियम आयंस, आयन है जैसे Na+, दूसरे नहीं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बस और ज्यादा। सो वाटर एंड आयंस को आने जाने दे थ्रू इट। और सर ऑक्सीजन और उसको भी तो डिसअलाउज, ऑक्सीजन, CO2 और बाकी गैसेस गैसेस के लिए मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं, वो डिफ्यूजन से आ जा सकते हैं। जैसे मच्छरों के लिए अगर मैं कहूँ तुम्हारे लिए हमने जेल के दरवाजे बना रखे हैं, वो हंसने लगेंगे, कहेंगे हमारे लिए दरवाजे, क्योंकि उनके लिए उस दरवाजे का कोई मतलब ही नहीं है। जेल के बड़ी बड़ी बार से उनके लिए क्या वो परमिएबिलिटी है क्या? नहीं। तो जिनको थोड़ी मुश्किल हो आने जाने, बिल्ली के लिए वो परमिएबल हो सकती है, लेकिन मच्छर के लिए क्या वो कोई जेल का दरवाजा, मच्छरदानी हो सकती है परमिएबल, लेकिन ये तो नहीं हो सकती ना। तो डिफ्यूजन गैसेस के लिए कोई ऑस्मोसिस नहीं है। वाटर के लिए गैस तो ऐसे ही आ जा सकती है किसी से, लिक्विड के लिए। सो एंड डिसअलाउज
अदर मटेरियल्स थ्रू इट, उनको अलाउ करें और किसी को डिसअलाउ करें, इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सर आपने उल्टा लिखवा दिया ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन करा दिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, देखो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ऑफ वाटर जरूर लिखना है, ठीक है। तो अभी कंसंट्रेशन का भी मतलब बताओ। तो हायर कंसंट्रेशन, पानी जहाँ ज्यादा हो वहां से कम पानी की हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? सर डिफ्यूजन का भी चेंज कर डालो। उसमें भी ऐसा किया है क्या? नहीं, वो तो ठीक है। अच्छा एक बात देखो कि रेजिन्स होते हैं, पहले मुझे कुछ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कभी देखी क्या? कहाँ देखी? जब हम छोले भिगोते हैं वो सेमी परमेबल है। इसी तरीके से अगर गाजर पे वो पानी छिड़कता है सब्जी वाला, तो क्या गाजर टाइट हो जाती है? पानी अंदर चला गया, उसकी हर सेल कैरेट, ये वो सब्जियों पे पानी क्यों छिड़कता है? कि उसकी सब्जी टर्जर बनी रहे, लूज ना हो। क्यों? क्योंकि पानी अंदर जा सकता है ना। सो इसलिए चाहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, खीरा खाते हो, खीरा ककड़ी, ये सब चीज जितनी भी सब्जियां हैं सब सेमी परमेबल, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट का वाटर में। अगर हम लोगों का जो रियल हार्ट है उसमें भी अंदर बाहर पानी जा सकता है तो वो भी सेमी। हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो सब क्या है? सेमी परमेबल। हमारी बॉडी की जितनी सेल है वो सब क्या है? सेमी परमेबल। इस तरीके से सब्जी की तो एक पतली सी एक आप स्लाइस ले लो, वो सेमी परमेबल है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एक आपने बकेट लिया, टब लिया और इसके बीच में खीरा लगा दिया, खीरा इसी तरीके से होगा कि नहीं? और इसमें यहाँ पर इधर अगर मान लो शुगर सिरप रख दिया, शुगर सिरप, और इधर बता दीजिए वाटर है, तो ध्रुव क्या तुम बता सकते हो कि इसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर किधर है? ये ठीक कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पानी कम है, यहाँ शुगर ज्यादा है, तो ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। जैसे ध्रुव ने बताया कि ज्यादा पानी किधर है? वाटर साइड में, जहाँ ज्यादा पानी वही तो ज्यादा क्योंकि पानी, उसमें तो शुगर, इसमें तो शुगर ज्यादा है, तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ज्यादा है, और इसमें किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो पानी किधर से किधर जाएगा? वाटर वाले साइड से शुगर से खीरे में जाएगा। खीरे में तो खीरा एक तरीके की दीवार का काम कर रहा है, तो बताओ यहाँ से पानी इधर मूव करेगा कि वहां से उधर? सर पहले वाटर खीरे में जाएगा और खीरे और उसके अगर खीरा एक मेम्ब्रेन, एक स्लाइस है, सो उसके थ्रू होता हुआ इधर निकल जाएगा, पतली सी स्लाइस लगा लो, तो ये पानी का लेवल क्या इधर बढ़ जाएगा हाँ, और इधर कम हो जाएगा। तो ये चीज क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस। क्या उधर का पानी भी इधर आ सकता है? अगर उधर और इधर की, अगर उधर वाला कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है तो उधर आ सकता है। ये ठीक कह रहे हैं जाहिद, कह रहे हैं पानी है वो छेद इतना ही बड़ा, दोनों तरफ से आएगा जाएगा, लेकिन नेट मूवमेंट किधर से किधर होगा? सर जहाँ पे Water वाटर to कंसंट्रेशन sugar। ज्यादा है, क्योंकि वो छेद तो उतना ही बड़ा है, उधर भी जा सकता है, तो क्या उधर से इधर नहीं आ सकता? अगर उधर से इधर 2 आएंगे तो इधर से उधर 10 जाएंगे, तो नेट मूवमेंट किधर होगा? फ्रॉम हायर Higher to lower कंसंट्रेशन टू concentration. लोअर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। रिपीट व्हाट इज ऑस्मोसिस? It's called semi permeable membrane is called osmosis। वो बात समझ में आ गई? डिफ्यूजन क्या है? हाँ बोलो। spontaneous movement of particles from higher concentration to lower concentration. ये चला लो फैन। Higher concentration to lower concentration is called diffusion. डिवीजन ऑफ लेवल क्या है? सर भी मेरे से था बोलो। डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पता मुझे। बोलो। In multicellular organisms, all cells are not immediately contact with the environment, so
question is like the concept in concept. Division of, so exchange of material cannot take place मैं ये बोलने वाली थी। only by diffusion. Because का diffusion is very simple. So various similar kinds of cells group together and they undertake a particular function. This is called division of the very one paper. All cells are not with contact of environment, so they cannot be placed with diffusion. So exchange of Exchange material. of material can be taken by diffusion because it's a very slow process. So similar kinds of cells group together. बोलिए बात तो बोलिए आगे. Similar type of इसीलिए जो एक जैसे आकार प्रकार के सेल हैं वो एक साथ झुंड बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और एक तरीके का काम करते हैं. हम तो यही काम करें. 9th के बच्चे 10th के साथ तो ग्रुप नहीं बनाएंगे. जो सिमिलर बच्चे हैं वही तो एक काम अंडरटेक करेंगे. कहेंगे सर हमें पौधों में पानी देने का काम करो और 10th वालों से बोलो बिल्डिंग बनाओ. 10th वाला से उनको दूसरा काम जो हम पानी देंगे. So similar kinds of cells group together and undertake. A particular kind of work. This is only division of it. Some I got repeat. Repeat करो. In multicellular organisms, बोलने in दो. multicellular organisms, the cells are not. Some cells are not in direct contact with the environment. So, in exchange of material, they should. So exchange of material cannot takes place. So in them cannot take place as diffusion is a very slow process. In this case, all the similar type of cells group together and undertake a particular kind of work. अच्छा, this is called division of labor. और ये बोलना in multicellular organisms cells are not eliminated. Some cells ना बोले. ठीक है. So they cannot rely on diffusion for exchange of material. इसलिए उन पे भरोसा नहीं. वो diffusion पे भरोसा करेंगे तो धोखा खाएंगे. So they cannot solely depend on diffusion because it is very slow process. So they क्या करते हैं? Group together similar kinds of they undertake a particular job. समझ में आ गई बात की नहीं? So this is ये. अब जरा देखो what is semi-permeable membrane? semi-permeable, a membrane which allows only selective things to go inside. It's called semi-permeable membrane. थोड़ा बताया सही बोलो निकल. Selectively permeable membrane and slash cell semi-permeable membrane allows certain materials to go inside and To pass through it. to pass through it, and this allows some materials is called semi-permeable. And this allows other material. Inside outside की कोई बात नहीं है. Certain materials through it, pass through it, ना? Allows certain materials to pass through it. ये लिख लो. मतलब इससे जान क्योंकि यहाँ in और out क्या है? कुछ in out है क्या? Pass through it. And the other materials through it. Pass through it. तो इसका एग्जांपल क्या है? बताओ. पोटैटो स्लाइस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है. कुकुम्बर स्लाइस. पिग्स ब्लैडर. पिग होता है तो पिग का जो ब्लैडर होता है पेट की झिल्ली वो इतनी मोटी होती है कि 5 किलो वजन रख दो जब भी ना फटे. सो इट इज क्या चीज हो सकती है? इसलिए पहले के जमाने में उन भाई आप सीधी बात जानिए. अगर चीनी को फिल्टर पेपर से पास करोगे चीनी चली जाएगी कि नहीं? नहीं. सिर्फ पानी जाएगा. ये सेमी परमेबल है. ये पार्चमेंट पेपर से बनी है जो प्लांट बेस्ड है. ये प्लांट से ही तो बनी है. प्लांट का कागज हम आपको फिल्टर करके दिखाएंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में. सभी कुछ करेंगे. ठीक है. पार्चमेंट पेपर भी रखा हुआ हमारे पास तो कई तरीके के हैं. तो पार्चमेंट पेपर भी ऐसा एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल है कुकुम्बर स्लाइस ना. वेजिटेबल मेम्ब्रेन वेजिटेबल की जितनी स्लाइस है सारी की सारी. या पोटैटो स्लाइस. अब आप देख लो कि मान लो जैसे सेमी परमेबल मैं बता रहा हूँ आपको. तो क्या जैसे आपके में लास्ट क्वेश्चन है 9 उसमें यही बात की गई है क्या? एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. So question में करना carry out the following ये options. पोटैटो आधा काट लिया
उसके अंदर एक स्कूपिंग कर ली और उसको उसके स्कूपिंग में ये देखो, अगर एक पोटैटो काट लिया और उसके अंदर चीनी रख दी हमने, Yes sir, 9. ये बताओ चीनी रख दी और बाहर पानी भर दिया, क्या होने वाला? पानी का अंदर चला जाएगा, चीनी सर पानी और फिर ये बहुत सही बता रहे हैं, कह रहे हैं ये पूरा भर जाएगा, क्योंकि इसमें किसकी कंसंट्रेशन है? वाटर कंसंट्रेशन कम है और बाहर क्या ज्यादा है? वाटर कंटेंट। वाटर। तो बताओ इसमें सारा, जैसे ही इन्होंने बताया पानी अंदर चला जाएगा, चीनी तो जा ही नहीं सकती ना, तो ये फिल हो जाएगा। और सेकंड केस में क्या किया, एक पोटैटो को बॉईल करके काटा है, तो उस समय क्या होगा? चीनी भर दी है, कुछ भी नहीं होगा। सर उसके Osmosis ऑलरेडी सो ऑस्मोसिस विल नॉट टेक प्लेस अगर ये बॉइल्ड पोटैटो है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। क्योंकि सेल डाई हो गई है। कंसंट्रेशन की बात नहीं है, ये गलत बात बताते हैं, कंसंट्रेशन की बात थोड़ी ना है। क्या क्या एक आलू बांध दोगे तब भी उसकी सेल बची रहेगी? हाँ, मर जाएगी। अगर हम लोगों को उबाल दिया जाए तो क्या हमारी सेल्स जिंदा रहेंगी? वो तो डैमेज हो गई ना, तब उनमें सेमी परमेबिलिटी रही क्या? नथिंग विल टेक प्लेस। और इसमें क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। बोलो, बात समझ में आ गई? ये रॉ पोटैटो है, एक जगह में तो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। ये भी बनाओ, ना अब जरा देखिए कि ये हटा दें। बस यही बताना ना कि किसमें होगी किसमें नहीं होगी। तो ये जो प्रोसेस दिखाया गया ये क्या ऑस्मोसिस है? यस सर, और यहाँ पे क्या है? ये शुगर सिरप है क्या? यस सर, तो ये जो हो रहा है प्रोसेस, दिस इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। इसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर किधर है? क्या ये वाटर इन हायर कंसंट्रेशन है? तभी तो उधर जा रहा है ना पानी ना। अब देखें कि अगर मान लीजिए कि ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गई है, तो दूसरी चीज होती है कि फॉर डिफ्यूजन नो मेम्ब्रेन इज नीडेड। यानी अगर हम कहें कि डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है, दोनों में कुछ फर्क तो होगा, तो वो लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सर ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल है और डिफ्यूजन में सेमी। देखो सर उसमें डिफ्यूजन में पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट्स। और कैन अकर, डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम। ये बताओ कि अगर पानी में इंक का एक ड्रॉपलेट डाल दिया जाए, हाँ। ये ऑस्मोसिस है कि डिफ्यूजन? डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। अगर एक इंसेंस स्टिक जला दी जाए तो उसकी अरोमा पूरे कमरे में फैल जाएगी, डिफ्यूजन है कि ऑस्मोसिस? डिफ्यूजन। क्योंकि इसमें कोई सेमी परमिएबल, ये अपने आप होता रहता है। इट कैन अकर इन एनी मीडियम। लिक्विड में भी हो सकता है। क्या कभी आपने पढ़ा है स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ वेरियस गैसेस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन? अगर एक तरफ से उस चैम्बर में वहाँ नाइट्रोजन भर दो, यहाँ ऑक्सीजन, क्या थोड़ी देर में सब मिल जाएगी? उसके लिए कुछ जरूरी ही नहीं। सो इसलिए डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम। लिखो इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कैन अकर इन एनी मीडियम। इवन बर्फ की जो चुस्की बनती है उसमें जब कोला डाला जाता है तो देखते हो नीचे पूरे में कोला चला जाता है, वो बनाता नहीं बर्फ का चुस्की, जरा सा जूस डालता है पूरे में नहीं फैल जाता है। तो ये डिफ्यूजन है। जबकि ये किस में अगर करेगा, इसका काउंटर पार्ट बताओ। ये सिर्फ सेल्स में। इट अकर्स इन लिक्विड मीडियम। अच्छा, इट अकर्स सॉल्वेंट्स। लिक्विड में होगा तभी तो वाटर आता जाता है, वाटर के लिए बनाई है। इतनी बात ध्यान रखना।
और दूसरे के लिए नहीं है, सिर्फ वाटर। अच्छा, और कोई दूसरा सॉल्वेंट? डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं जो डिफ्यूज कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल्स जो भी होते हैं डिफ्यूज हो रहा है, वाटर वेपर भी डिफ्यूज होता है, कभी कभी डस्ट पार्टिकल भी डिफ्यूज जाते हैं। एक जगह डस्ट खूब गिरा हो तो फैलती नहीं जाती डस्ट, तो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स में भी आइदर गैस, लिक्विड और सॉलिड इंक अगर उसमें गिरी तो क्या वो लिक्विड नहीं है? लिक्विड है। या कभी भी पानी में चीनी डाल दे तो क्या चीनी नहीं पूरे को मीठा कर देती है? तो जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल हैं वो गैस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड। लेकिन ऑस्मोसिस में कौन से पार्टिकल होते हैं? लिक्विड। अच्छा, क्या निखिल आप ये कहना चाहते थे इफ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस? यही बात है, अगर सेमी परमिएबल के थ्रू डिफ्यूजन हो और वो भी लिक्विड का, तब उसे क्या कहो? तब ऑस्मोसिस कहते हैं। सो सर तो ये भी लिख सकते हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, द डिफ्यूजन। इसीलिए तो बताएंगे डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजिंग पार्टिकल, अभी वो फिर से लिखवा दूंगा। पार्टिकल्स में भी क्या क्या हो सकते हैं? जैसे चीनी का नहीं होता है, सॉलिड और लिक्विड का भी हो सकता है। तो जैसे अगर आप स्प्राइट में लिम्का मिला दो तो क्या मिल जाएगी? एंड गैस सभी का हो सकता है। अच्छा, जबकि ये इट इन दिस ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स मूव, कौन मूव करता है बोलिए? ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स। और किसी के लिए नहीं है ऑस्मोसिस। रूट में अगर यहाँ प्लांट में मैं पानी डालता हूँ तो प्लांट में जो चढ़ जाता है वो किस प्रोसेस से चढ़ता है? ऑस्मोसिस। क्योंकि उसमें जो रूट्स है उसमें भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो पानी को आने देती है कि नहीं? अब देखिए, क्या इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता है? नहीं। नहीं। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, Not needed. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इज नॉट रिक्वायर्ड। और इसमें बोलो Semi permeable member is required. is required। अच्छा, ना इतनी बात समझ में आ गई? सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। और जहाँ तक है ऑस्मोसिस किसमें होती है? लिविंग सेल्स में होती है, और किसी जगह ऐसा नहीं होता। जबकि डिफ्यूजन नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, क्योंकि छोला हो या कुछ वो भी तो प्लांट बेस्ड ही है, प्लांट से तो टूट की चीज़ें हैं कि नहीं? सो इट अकर्स इन सेल्स, और जो भी सेल्स से बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी। और जबकि किसी में फिर भी वो नहीं लिख रहे हैं आपको बताने के लिए, ठीक है? सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन। अब जरा देखो, इसका एग्जांपल लिखो। डिफ्यूजन ऑफ इंक इन वाटर, क्या ऐसा हो सकता है? और स्वेलिंग ऑफ रेजिन, किशमिश को जानते हैं, रेजिन कहते हैं। स्वेलिंग ऑफ रेजिन केप्ट इन वाटर, वो फूल जाएगी, बुटी नहीं हो जाती स्वेलिंग। ऐसा कभी देखा है कि नहीं? थ्रू रेजिन इन वाटर, तो ये ऑस्मोसिस है, ये दोनों का डिफरेंस है। अब जरा देखो कि हम लोग देखेंगे नाउ, सर रेजिन है कि क्या? रेजिन का मतलब किशमिश। किशमिश के दाने में अगर ये हो जाए तो उसे ये कहते हैं। ओके, नाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। लेट अस डिफरेंशिएट इट।
सेल छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल में क्या बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और इसलिए वो बड़ा होता है। आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन निकालो दूसरा वाला, क्या एक अगले पेज पे खोलो, दिख रहा है वो रेड येलो कॉलम में, ठीक है? सर प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड नहीं होते और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड होते हैं। न्यूक्लियस हाँ क्या है? यही चीज है। बस यही दो पॉइंट। देखो कितने पॉइंट है, बुक तो खोलती नहीं है पूरे टाइम में। नहीं 23। अब देखो सेल ऑफ साइज कैसा होगा? इज जनरली स्मॉल। कितना होगा? जरा आगे पढ़ो। 1 से 10 क्या किया तुमने? 1 से 10 माइक्रोमीटर। 1 से 10 माइक्रोमीटर, या इसे माइक्रो का मतलब समझते हो? ये देखो लिखो माइक्रो, इट इज इक्वल टू 1 से 10 है। माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6 मीटर। एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? या ये समझ लो एक मीटर एरिया हो, उसमें 10 लाख माइक्रोमीटर हो। 1 मीटर लेंथ हो तो उसके छोटे छोटे बात, या 1 मिलीमीटर जानते हो, उसका 1000 हिस्सा करो 1 मिलीमीटर, तो वो जो छोटा सा हिस्सा आएगा वो माइक्रोमीटर है। उतने बड़ा बैक्टीरिया होता है, देख पाओगी भाई आप? 1 मिलीमीटर के 1000 हिस्से कीजिए। 1 मिलीमीटर तो जानते हो? सर हम तो करा किसने होगा? नहीं मतलब आप परसीव 1 मिलीमीटर तो समझते हो ना, यस सर। बहुत छोटा होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर नहीं होता है। हो गया। उस 1 मिलीमीटर के 1000 हिस्से करो तो एक जो हिस्सा है वो 1 माइक्रोमीटर, उतना बड़ा एक बैक्टीरिया है। 1000 से 0.00 1 मिलीमीटर कितना बड़ा है? वो बहुत छोटा होगा। ये 1 सेंटीमीटर है 0.001 और ये कितना? ये 1 मिलीमीटर नहीं सर है, पॉइंट इसके लिए 1000 हिस्से सर सर इतना स्केल में हाँ। होता है ना, सर सेंटीमीटर और इन डॉट्स के मिलीमीटर। बीच का हाँ सेंटीमीटर और मिलीमीटर। 1000 हिस्से। सर इसके समझ आई? तो इसकी साइज बहुत स्मॉल है ना। अच्छा अब इसका साइज देखो, द साइज इसका 5 से देखो, सेल साइज इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है? 5 to 100 माइक्रोमीटर। ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अब अमीबा ये सब कहाँ देख पाओगे? अब अगर हम बॉटल दिखाएं तो उसमें अमीबा देख पाओगे? नहीं। बोतल तो रखी है। सो इसलिए ये ऐसे कितना लिख सकते हो? 5 to 100। माइक्रो का मतलब कितना होता है? फिर भी ये जरा मुझे बताओ, अगर मैं इसे 2 जीरो कम कर दूं तो क्या होगा? कम तो होगा। कितना होगा? 10 to the power -4। हाँ। यानी 1 मिलीमीटर के सिर्फ 10 हिस्से करो। 10,000। 10 हिस्से सर 0.01 मतलब 1 मिलीमीटर जानते हो, उसमें 10 अमीबा सर बैठे। मतलब सर 0.01 हाँ 0.1 मिलीमीटर, तब तो देख सकते हो ना। कैसे देख सकते हैं? 1 मिलीमीटर में 10 अमीबा बैठे हैं, तो 10 अमीबा तब भी नहीं देखते। 10 अमीबा साथ में तो 1 अमीबा नहीं देख पाएंगे ना। एक चलो अमीबा। कोई बात नहीं। सर आपने बोला था एक बार दिखाओ। अच्छा दिखा देंगे। न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होगा क्या? नहीं, वेल डिफाइंड नहीं होगा। देखो न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मतलब न्यूक्लियॉइड होगा लेकिन हाँ लेकिन न्यूक्लियस तो नहीं है ना। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है। एंड जो न्यूक्लियोइड है इट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोइड तो तैर रहा है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन है क्या? और in its place nucleoid is there which is not surrounded by, जो किससे घिरी नहीं है। बोलो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ नहीं है?
उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्या? इट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। उसको भी उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है ना, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, तभी तो नाम है यूकैरियोट। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है क्या? सो आफ्टर न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब जरा देखो, ठीक है, विच इनक्लोजेस, जिसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ठीक है, विच कंटेन्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में क्या बनता है? राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, ठीक है, न्यूक्लियोलस। ये तो ध्रुव को पता होगा, ध्रुव को सब चीजें पता है। इसने क्योंकि 5 साल तपस्या की है, तभी तो ध्रुव तारा बना। इस पर्वत में, हाँ? इस पर्वत पर पर्वत पर 6 महीने हर पर्वत पे किया। सर वो 1-10 जो 1 to 10 है, 1 माइनस नहीं है। अच्छा 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। mm है ना वो, हाँ, माइक्रोमीटर है ना। माइक्रो, तो वो यू म्यू, इसको कहते हैं म्यू, ग्रीक वर्ड। अल्फा जानती हो? अल्फा ऐसे लिखा है, तो ये ग्रीक के लेटर्स। तो क्या UM लिखना है कि हैं? सर UM क्या है? म्यू एम है, या ये लिख लो, तो मैंने डायरेक्ट बुक में तो माइक्रोमीटर है, या हिंदी में माइक्रोमीटर लिख लो, 1 to 10 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है। उसने कभी देखा नहीं होगा तो सर वो तो UM में पड़ेगा। यू नहीं है, म्यू है। सर पर जिसने नहीं देखा उसको यही लग रहा है कर्सिव वर्ड। अब 9th में आ गए हो तो थोड़ा स्टैंडर्ड आप लोगों को बढ़ा दिया गया। बहुत जल्दी नहीं बढ़ा दिया गया, धीरे धीरे करके बढ़ा दिया था। मैं तो पापा का यही बोल रहा था। ये बात आप वहाँ कंप्लेन करो सर, अभी तो हम लोग कहीं चला रहे हैं, तो हमारा सिलेबस बढ़ा दिया। सर उसका नया सिलेबस क्या है? हाँ, हाँ CBSE ठीक है। अच्छा, इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ये जो है सिंगल सेल, सिंगल पेयर, सिंगल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है, और जबकि इसमें 23 पेयर्स ऑफ बहुत सारे XX देखा था उसमें कहीं कंडेंस होकर, तो 23 पेयर्स ह्यूमन में है, और चींटी में 85 पेयर्स हैं, और एलिफेंट में 17 पेयर्स हैं। अलग अलग में अलग अलग, मंकी में भी अलग है, मंकी में 22 है। मंकी और ह्यूमन का बहुत सो इस तरीके से इसमें इट कंटेन्स इसलिए हमारे में एक क्रोमोसोम ज़्यादा। सिंगल क्रोमोसोम, लिखती जाओ, इट कंटेन्स more than 1 क्रोमोसोम। इसमें ज्यादा होते हैं क्योंकि वो टूट टूट के बने, इसी से तो ये बना नहीं, मालूम है, हम सब बैक्टीरिया से बने हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ये अमीबा बना है। जब वो डेवलप हुआ होगा, सबसे पहले दुनिया में कौन आया? बैक्टीरिया, फिर वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, उनका न्यूक्लियस डेवलप हुआ, फिर वो अमीबा बने, फिर उन्होंने फिर वो एक साथ टुगेदर आए तो फंगी बने, फिर और साथ आए, उन्होंने खाना बनाना शुरू किया तो प्लांट बने, फिर उसके बाद प्लांट्स ने चलना शुरू कर दिया। तो एनिमल्स इसमें बताओ, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं क्या? और इसमें प्रेजेंट are present, ये बैक्टीरिया इसमें मर्ज करता है। तो जब इसमें बनाना हो तो ये क्या बना सकते हैं? अमीबा, या फिर पैरामीशियम। ये चीज़।
अच्छा, जैसे सेल ऑर्गेनिज्म का इसमें एग्जांपल भी दिया है, गोल्जी ऑपरेटर्स। सर वहाँ पे ऑपरेटर कैमिलो गाल्जी ने ये वो किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ सर माइंड है? वैक्यूल खाली उसमें होता है ना, प्लांट प्लांट में रहता है। प्लास्टिक्स का क्या काम है? प्लास्टिक। हाँ, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिक है, इसका काम क्या है? प्लांट्स को अलग अलग तरीके के कलर देना, और साथ में कभी कभी अगर क्लोरोप्लास्ट है हरा हरा, इसका काम है खाना बनाना। इसमें क्या क्लोरोफिल है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस की तो प्लास्टिक में माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा क्या? सर क्रोमोप्लास्ट कहते हैं ना, इसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट यानी कलरफुल प्लास्ट। उसके फिर अलग अलग टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट। उसके क्रोमोप्लास्ट के भी अलग अलग टाइप्स हैं। मुझे प्लास्टिक नहीं, क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिक दो तरीके के हैं, एक बिना कलर का तो ल्यूकोप्लास्ट, एक कलरफुल है तो क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट में अगर रेड कलर का है तो रोडोप्लास्ट, भूरे रंग का है, भूरा जानती हो, ब्राउन, यस सर तो उसे कहेंगे पेरियोप्लास्ट। और ये और अगर ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये यही 3 कलर सर। और जेंथोप्लास्ट येलो है तो। और पिंक भी तो देखा है मैंने। अब है तो वो अलग तरीके के, वो हम जब आएंगे प्लास्टिक्स में तब बताएंगे। सर और हमारे साथ में है ना ल्यूकोप्लास्ट में तो Colourless। ऑयल और वो सब तो कलरलेस सर इसका कैसा नहीं सर है, ये बुक में तो है ही है, बुक जो में बुक में है वही पढ़ाएंगे। सर उसका एग्जांपल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है क्या? हाँ, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गे और आनाबीना, एनाबीना। ठीक है। और सर एनाबीना क्या होता है? हमें क्या मालूम, एग्जाम्पल क्या है इसका? बैक्टीरिया। कभी ऐसा देखा है कि पानी के ऊपर हरे रंग की काई जम जाती है? यस सर ब्लू ग्रीन, वही है एल्गे, एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू एंड ग्रीन। आज रीडिंग करवाई थी मैम तो मैंने पढ़ी। और इसका एग्जाम्पल अमीबा तो हम सभी आते हैं, Yes, लेकिन फिर भी हम यहाँ ज्यादा नहीं लिखेंगे, अमीबा बेनिफिशियल भी लिखेंगे। यूग्लेना क्लाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। ये तो बात हो गई कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स की। इधर का नोट कर लिया? यस सर हाँ वो कर लिया। ऊपर का डाला। बस ये कर लिया। यूकैरियोटिक और सर प्रोकैरियोटिक। अभी क्या लोगे सर टेस्ट में टेस्ट में भी ले लेंगे आपका टेस्ट। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो कि वो टेस्ट के बाद आती है अब हम लोग देखेंगे एग में ऑस्मोसिस कैसे होती है। सर। नहीं, कल बताएंगे, आज हो नहीं पाए। ना, अब देखो
egg osmosis. However, 103% change in mass is not very significant. So how about we try this experiment again, but switch the eggs? This time, egg A is going in the hypertonic solution, which is still on the right. Egg B is going in the hypotonic solution, which is still on the left. अभी हम आपको समझा भी रहे हैं कि होता क्या है। मान लीजिए अब कोई एग फूल रहा है, After several hours, mash your eggs पानी again. ज्यादा है, Egg A went from 97 grams to जिसमें पानी 55 कम है grams. वो हल्का हो गया। Egg A has decreased to 57% of its original weight. Egg B went from 59 grams to a whopping 105 grams. Egg B has increased in weight to 177%. देखो ये किस पे रखा गया And है। this, what happens to a cell when it's placed in a hypotonic solution versus a hypertonic solution? A hypertonic solution is simply a solution that has a lower concentration of solutes, dissolved Hypotonic substances compared to solute the कम है, inside environment of यानी a cell. चीनी कम है For example, और पानी water is ज़्यादा है, considered a बाहर hypotonic पानी solution ज़्यादा है। since it is very low in solutes. A hypertonic solution खूब is a सारा solution salt that डाल has दो। a higher concentration of देखो solutes कितना compared डाला। to the cell's inside environment. For example, water with a lot कितना of सारा। salts is considered a hypertonic solution since it is very high in solutes. हाई How can we कंसंट्रेशन ऑफ examine the सॉल्यूट effects of a एंड लो hypertonic कंसंट्रेशन ऑफ solution on वाटर। a cell? You might be thinking, well, I'm made out of 50 to 70 trillion cells. If I drink this, I'll know what happens to cells in a How can we examine the effects of a hypertonic solution on a cell? You might be thinking, well, I'm made out of 50 to 70 trillion cells. If I drink this, I'll know what happens to cells in a hypertonic solution. But do not do that. Drinking salt water can be very dangerous as it severely dehydrates you. Nausea, vomiting, and even hallucinations are just a few symptoms of drinking massive amounts of salt water. Ask anyone who's been stranded at sea, which is unlikely because people who drink seawater eventually died due to kidney failure. So what you really need is a lab animal to conduct your test. इतने नमक का पानी कुत्ते Darn, पी जा रही she's है, too देखो। smart. Time to try your older brother. उससे क्या होगा, क्या उस कुत्ते के सारे सेल का पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि सेल के बाहर तो इतना नमक हो गया, तो सेल सब पतली पतली हो जाएगी। और कुत्ता वफादार था, इसने पी लिया, लेकिन ये मर Well, गया। that was a bad अब experiment. आगे देखिए। What's a better way to test how a cell reacts when placed in a hypertonic solution? तो हाइपरटोनिक से डिहाइड्रेशन हो जाता है, सेल का पानी निकल गया। डिहाइड्रेशन समझते हो? Some eggs, like chicken eggs, are surrounded by a hard outer membrane, which protects the semi-permeable inner membrane. This membrane is semi-permeable because it allows substances to leave and some substances to enter. In particular, the semi-permeable membrane allows water to both enter and leave the cell, but large molecules, like salt or sugar, are इसमें too से big to पानी आ pass जा through. सकता है। The question is, how can we examine the semi-permeable qualities of this inner membrane with the hard eggshell in the way? तो हम इसको विनेगर में डालेंगे, विनेगर हो या नींबू के पानी में। तो क्या इसकी जो Dissolve the outer shell by placing an egg in vinegar. Vinegar has a chemical called acetic acid. Eggshells contain calcium carbonate. When calcium carbonate in the eggshell comes in contact with acetic acid, a chemical reaction occurs. Calcium carbonate will break down to form carbon dioxide, water, and calcium acetate, thus dissolving the calcium carbonate shell. इससे क्या होगा, हमने विनेगर में या नींबू पानी में डाल दिया तो क्या होगा, क्या इसका सारा जो कैल्शियम कार्बोनेट या चूना है वो घुल जाएगा, इसके अंदर की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी 3 दिन में। अब इसको जरा छू के देखो, ये अलग हो गया कि नहीं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई है। अब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बोलो पानी ज्यादा होता है, होता है ना। हाँ, अब जरा देखो, हाइपो, ठीक है, हाइपो यानी वैसे कम होता है, तो मतलब साल्ट कम, पानी ज्यादा। पानी डाला था हाइपो में, हाइपोटोनिक में और हाइपर में। देखो इसमें चीनी कितनी डाली गई, शुगर डाली है, नहीं तो कौन पतला होगा कौन मोटा, सर हाइपरटोनिक वाला पतला हो जाएगा, हाइपोटोनिक मोटा। स्वेल हो जाएगा ना, इसमें स्वेल हो जाएगा, उसमें श्रिंकिंग, हाँ श्रिंकिंग। ये श्रिंकिंग हो गई 8 घंटे में, 8 घंटे लगे। Egg A now has a mass of 97 grams.
Egg A increased slightly to 103% of its न्यू मास बढ़ गया ना 97। ये दब रहा है क्या? permeable cell is ये in तो a दब भी रहा है। solution. Hypertonic। Water will enter the cell. लूज हो गया ना? Egg B now has a mass वैसे of पतला सा हो गया ना? 9 grams. तो Egg B decreased कितना आधा हो गया? 57% of its original weight. We can definitely conclude that when a cell is in a hypertonic solution, देखो पानी ज्यादा बढ़ नहीं सकता है, पानी बढ़ नहीं सकता ज्यादा। कौन रोकता है ये सब करने से? पानी बढ़ने से पानी बढ़ने वैसे से जैसे तो selective प्लांट permeable मेम्ब्रेन होती है, वैसे प्लांट सेल में तो जो प्लांट की सेल वॉल है वो भी रोक देती है। खैर ये तो एनिमल का है तो कोई अलग बात है। अब हम लोग तीन चीज इसमें देखने के लिए रह गई है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। उससे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे, तो कौन से क्या लोगे? बता देते हैं। नाउ अब जरा देखो, सो साक्षी समझ में आया हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक? चलो अभी नहीं, ऐसे नहीं। आज तक बहुत हार्ड चीजें खाई हैं, उनको कुछ भी नहीं है। चलो नाउ सबसे पहले डिफाइन ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सेमी परमिएबल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। हाँ करने देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट सर डिफरेंशिएट प्रोकैरियोटिक सेल। नहीं नहीं ये जरूरी क्वेश्चन है, बहुत जरूरी। सर अगली बार ले लेना, याद करके आएंगे। चलो दो दो क्वेश्चन करके लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, दो तो कर सकते हो। चलो इतना करो पहले, लेकिन 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लेना। सर 2 में पढ़ देगा। हाँ पढ़ो पढ़ो, ऊपर भी तो 3 है तो 30 सर ये प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में 5 पॉइंट डिफरेंस है। 1 2 यही है 5 पॉइंट बस यही। 5 ही तो पॉइंट है। सर